चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां कोयले की खानों के बीच से साहित्य का एक बेशकीमती हीरा निकला। आज हम बात करेंगे झारखंड में हिंदी साहित्य की दिलचस्प कहानी की। हर जगह की, हर जमीन की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक आवाज। पर कभी सोचा है ये आवाज बनती कैसे है? कौन लोग होते हैं जो इससे शक्ल देते हैं? बस इसी सवाल का जवाब आज हम झारखंड के साहित्यिक इतिहास में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि साहित्य के बीज कैसे पड़े, फिर कहानी के शुरुआती दौर को समझेंगे। इसके बाद हमारी मुलाकात होगी कोयले की खान के हीरे से, और फिर देखेंगे कि कैसे एक पूरा साहित्यिक माहौल बना जो आज एक शानदार विरासत बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उन बीजों से जिनसे इस जमीन पर हिंदी साहित्य का इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ। अच्छा, जब हम झारखंड के हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कहानियां या कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये इस इलाके की आत्मा है। यहाँ के लोगों की पहचान, उनके संघर्ष और सपनों को बताने वाला एक पूरा ताना बाना है। और पता है, इसकी शुरुआत की कहानी बहुत ही अनोखी है। सोचिए, इसकी नींव किसी बड़े लेखक या कवि ने नहीं रखी, बल्कि ईसाई मिशनरियों ने रखी। वो तो बस अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में झारखंड में हिंदी साहित्य की पहली ईंट रख रहे हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है 20वीं सदी की शुरुआत में। चलिए देखते हैं कि वो जो छोटे छोटे बीज बोए गए थे वो अब कैसे अंकुरित होने लगे थे। देखिए, कोई भी साहित्य, उसे पनपने के लिए एक मंच की जरूरत होती है। झारखंड में ये मंच तैयार किया इन शुरुआती पत्रिकाओं ने। 1880 में घर बंधु से जो सिलसिला शुरू हुआ वो वनिता हितैषी और झारखंड जैसी पत्रिकाओं तक पहुंचा, और इन्हीं पत्रिकाओं ने लेखकों की एक पूरी नई पीढ़ी को अपनी बात कहने का मौका दिया। माहौल तो तैयार हो रहा था, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी था। इस जमीन का पहला कहानीकार कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के पन्नों में और भी गहरा ले जाता है। एक नाम सामने आता है, वैद्यनाथ पोद्दार, जिन्हें लोग प्यार से बैजू बाबा भी कहते थे। माना तो यही जाता है कि वही पहले कहानीकार थे, लेकिन अफसोस, उनकी लिखी कोई भी कहानी या कोई भी रचना आज हमारे पास मौजूद नहीं है। वक्त की धूल में सब कुछ कहीं गुम हो गया। तो एक तरफ मंच तैयार था और दूसरी तरफ एक रहस्य, और बस इसी माहौल में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने झारखंड की कहानी लेखन परंपरा की सही मायनों में शुरुआत की। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, मैंने छोटा नागपुर के कोयले की खानों से एक हीरा ढूंढ निकाला है। जरा सोचिए, प्रेमचंद जैसा लेखक किसके बारे में ये बात कह रहा होगा? जी हां, वो हीरा थे राधा कृष्ण। उनकी पहली कहानी सिन्हा साहब 1929 में छपी, और यही वो पहली रचना है जो आज भी मौजूद है और जिसने झारखंड में कहानी कहने के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। और राधा कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी कलम के दो अलग अलग रंग। वो एक ही इंसान में दो लेखक थे। एक तरफ राधा कृष्ण जो समाज की कड़वी सच्चाइयों पर बहुत गंभीरता से लिखते थे, और दूसरी तरफ थे सोमनाथ जो अपने मजाकिया अंदाज और व्यंग्य से समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते थे। राधा कृष्ण सिर्फ एक कहानी लिखकर रुक नहीं गए, उन्होंने तो जैसे कहानियों का खजाना ही लिख डाला। सिन्हा साहब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, उसके बाद गल्पिका, रामलीला और सजला जैसे कहानी संग्रहों ने वो मजबूत नींव तैयार की जिस पर आज भी झारखंड का साहित्य गर्व से खड़ा है। लेकिन राधा कृष्ण अकेले नहीं थे। उनका काम एक चिंगारी जैसा था जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। उनके आने के बाद दरवाजे खुल गए और नई नई आवाजें सामने आने लगीं। और ये बदलाव साफ दिखाई देता है। राधा कृष्ण के ठीक बाद 1930 के दशक में द्वारका प्रसाद जैसे लेखक आए जिनकी सैकड़ों कहानियां छपीं। फिर 1957 में सागर के तिनके नाम का एक संग्रह आया जिसमें 7 लेखक एक साथ आए। ये एक बड़े बदलाव का संकेत था। अब ये कोई एक अकेले लेखक का सफर नहीं था, बल्कि एक पूरा साहित्यिक समुदाय बन रहा था। और फिर विद्याभूषण जैसे नए सितारे उभरे। और फिर तो जैसे लेखकों की एक बाढ़ सी आ गई। योगेंद्रनाथ ने आदिवासी जीवन पर दुम्बी हो जैसी यादगार कहानियां लिखी, तो गोपाल दास मुंजाल और प्रोफेसर शिवनंदन प्रसाद जैसे कई और लेखकों ने अपने अपने अंदाज में इस साहित्यिक गुलदस्ते में नए रंग भरे। हर नई आवाज, हर नई कहानी झारखंड की तस्वीर को और भी ज्यादा मुकम्मल कर रही थी।
तो इन सभी लेखकों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? चलिए इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से समझते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है। शुरुआत हुई मिशनरियों के एक छोटे से काम से। फिर पत्रिकाओं ने लेखकों के लिए एक जमीन तैयार की। वैद्यनाथ पोद्दार वो पहले कहानीकार थे जो इतिहास में खो गए, लेकिन राधा कृष्ण वो असली हीरा साबित हुए जिन्होंने इस परंपरा को सच में जन्म दिया। और उनके काम ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिससे एक ऐसी साहित्यिक दुनिया बनी जो आज भी फल फूल रही है। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं झारखंड के साहित्यिक इतिहास की गहराइयों में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कोयले की खानों से कहानियों के हीरे आखिर निकले तो निकले कैसे। हाँ, यही सवाल ये हमें एक ऐसे साहित्यिक खजाने की तरफ ले जाता है जिसे ना ज्यादातर अनदेखा ही किया गया है। तो चलिए आज इस अनदेखे इतिहास को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत तो होती ही है ना। झारखंड की हिंदी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 20वीं सदी की शुरुआत में, और ये वो दौर था जब पूरा का पूरा क्षेत्र अपनी एक नई पहचान बना रहा था। अच्छा, इस पूरी साहित्यिक यात्रा को ना हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला था आरंभिक काल, मतलब 1900 से 1910 तक, जब कह सकते हैं कि कहानियों के बीज बोए जा रहे थे। फिर आया विकास काल, जो 1911 से 1946 तक चला। इसमें नई नई कलमों ने अपनी पहचान बनाई। और आखिर में आज़ादी के बाद का उत्कर्ष काल, जिसने तो मतलब इसे एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जानते हैं, किसी भी साहित्यिक आंदोलन की जो चिंगारी है ना, वो अक्सर पत्रिकाओं से ही सुलगती है। घरबंधु जैसी शुरुआती मैगजीन से लेकर छोटा नागपुर पत्रिका तक ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये एक स्टेज थे, एक मंच जहां नए नए लेखक अपने विचारों को, अपनी जमीन की कहानियों को आवाज दे रहे थे। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, इस पूरी कहानी का जो पहला चैप्टर है ना, वही एक मिस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि पहले कहानीकार वैद्यनाथ पोद्दार थे, जिन्हें लोग वैजू बाबा भी कहते थे। पर हुआ ये कि वक्त की धूल में उनकी रचनाएं, उनकी कहानियां सब कहीं खो गई, और वो आज भी एक साहित्यिक पहेली बने हुए हैं। तो जमीन तो तैयार हो ही रही थी, माहौल बन रहा था, लेकिन अब इस जमीन पर एक ऐसा हीरा चमकने वाला था जो पूरे सीन को मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो हीरा थे राधा कृष्ण। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनसे पहले लेखक नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन राधा कृष्ण ने झारखंड की आत्मा को, यहाँ के लोगों के स्ट्रगल को, उनके सपनों को जिस तरह अपनी कहानियों में पिरोया ना, वैसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। और बस इसीलिए उन्हें यहाँ हिंदी कहानी का असल प्रणेता माना जाता है। उनके टैलेंट की चमक इतनी जबरदस्त थी कि खुद हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद भी उसे पहचानने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा था, मैंने छोटा नागपुर के कोयला खनन से एक हीरा ढूंढ निकाला है। अब सोचिए, इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है भला। तो इस हीरे की पहली चमक दुनिया ने देखी 1929 में। इसी साल उनकी कहानी सिन्हा साहब पब्लिश हुई, और इस कहानी ने अपनी सादगी और अपने रियलिस्टिक अंदाज से पूरे लिटरेरी वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और फिर साल आया 1956, जब उनका कहानी कलेक्शन गल्पिका सामने आया। इसके अंदर 27 कहानियां थी, और इन 27 कहानियों ने झारखंड के आम आदमी की जिंदगी को, उनकी उम्मीदों को, उनके संघर्षों को एक आवाज दी। और बस इसी के साथ राधा कृष्ण साहित्य के आसमान पर एक सितारे की तरह चमकने लगे। अब राधा कृष्ण ने जो रास्ता दिखाया था ना, उस पे चलने के लिए कई और लेखक भी तैयार हो गए थे। मतलब उनके काम ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने झारखंड में हिंदी कहानी के गोल्डन एज, एक स्वर्ण युग की नींव रख दी। और अब जो कहानियां थीं वो अकेले अकेले नहीं आ रही थी, बल्कि साथ मिलकर सामने आ रही थी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 1957 का कलेक्शन सागर के तिनके। इसमें 7 अलग अलग राइटर्स ने अपनी कहानियों को एक साथ पेश किया। इससे पता चलता है कि माहौल कितना क्रिएटिव और सपोर्टिव हो चुका था। और फिर इस लिटरेरी मूवमेंट को ना एकेडमिक सपोर्ट भी मिलने लगा। रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट का बनना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। डॉक्टर रामखिलावन पांडे जैसे विद्वानों ने इन कहानियों को सिर्फ छपने नहीं दिया, बल्कि उनकी स्टडी की और उन्हें लिटरेचर की हिस्ट्री में उनकी सही जगह दिलवाई। इसी दौर में रामकुमार तिवारी जैसे लेखक थे, जो मतलब डबल रोल निभा रहे थे। एक तरफ तो वो झारखंड की श्रेष्ठ हिंदी कहानियां जैसे कलेक्शन के जरिए पुरानी कहानियों को संभाल कर
फ्यूचर के लिए बचा रहे थे, और दूसरी तरफ शिखंडी का युद्ध जैसी अपनी दमदार रचनाओं से प्रेजेंट को भी मजबूत कर रहे थे। तो सवाल यह है कि इस गोल्डन एज ने हमें दिया क्या? इसने हमें कहानीकारों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी दी, जो आज भी झारखंड के लिटरेचर के चमकते हुए पिलर्स हैं। यहाँ कुछ नाम और उनकी रचनाएं देख सकते हैं, लेकिन एक बात समझिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस दौर की आवाजें हैं। जैसे योगेंद्रनाथ की मूंछ की लड़ाई में आपको सोशल सटायर मिलेगा, तो विद्याभूषण की चेहरे के नीचे चेहरा में इंसान के मन की गहरी परतें खुलती हैं। मतलब हर लेखक अपने साथ एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आया। चलिए आज हम चलते हैं झारखंड की साहित्यिक दुनिया में एक सफर पर और देखते हैं कि वहां हिंदी कविता की शुरुआत कैसे हुई और वो कैसे आगे बढ़ी। अच्छा, जब हम झारखंड के बारे में सोचते हैं तो क्या सबसे पहले साहित्य दिमाग में आता है? शायद नहीं, पर सवाल तो यही है कि इस क्षेत्र की साहित्यिक जड़ें आखिर हैं कितनी गहरी। आइए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, कोई भी साहित्यिक आंदोलन हो, उसकी शुरुआत कुछ हिम्मत वाले लोग ही करते हैं। तो सबसे पहले झारखंडी हिंदी कविता की नींव को ही समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। यूं कि कुछ गिने चुने लेखकों ने झारखंड में हिंदी कविता की नींव रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने एक रास्ता बनाया जिस पर आगे चलकर और भी बहुत से कवि चले। तो कौन थे ये शुरुआती कवि? आखिर वो कौन से नाम थे जिन्होंने इस साहित्यिक परंपरा के मशाल को सबसे पहले जलाया? चलिए इन बड़े और महत्वपूर्ण रचनाकारों से मिलते हैं। तो ये हैं वो चार नाम, कह सकते हैं कि ये चार स्तंभ थे: सत्यनारायण शर्मा, कृष्ण राय गुप्त, राधा कृष्ण और चिरंजीलाल शर्मा। सच में इन्हीं चार आवाजों ने मिलकर झारखंडी हिंदी कविता के शुरुआती दौर को एक शक्ल दी। इनमें भी सत्यनारायण शर्मा का योगदान तो बहुत ही खास है। उनकी 3 बहुत मशहूर रचनाएं हैं: मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान। और ये सिर्फ कविताएं नहीं थी, ये तो एक नई साहित्यिक पहचान का ऐलान थी। और देखिए शुरुआत से ही यहाँ कितनी वैरायटी थी। चिरंजीलाल शर्मा जो थे वो हास्य व्यंग्य के लिए जाने जाते थे। इसका मतलब ये है कि कविता सिर्फ गंभीर बातों तक ही नहीं थी, उसमें समाज पर कटाक्ष और हंसी मजाक के लिए भी भरपूर जगह थी। यहाँ एक और मजेदार बात, कवि राधाकृष्ण सोमदेव उपनाम से लिखा करते थे। ऐसी ही छोटी छोटी बातें तो इतिहास को और भी दिलचस्प बना देती हैं, है ना? तो इन 4 लोगों ने जो बीज बोए थे वो बहुत जल्द ही एक बड़ा पेड़ बन गए। चलिए अब ये देखते हैं कि उनके बाद कौन से बड़े कवि सामने आए और उनकी कौन सी रचनाएं मशहूर हुईं। ये आंदोलन सिर्फ उन 4 संस्थापकों तक ही नहीं रुका, नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा से कई और महत्वपूर्ण कवि सामने आए और सबने मिलकर एक बहुत ही समृद्ध काव्य परंपरा बनाई। अब जरा इस लिस्ट को देखिए, ये दिखाती है कि ये परंपरा कितनी फैली और कितनी गहरी हुई। एक तरफ गोपालदास मुंजाल की घने अंधकार की ओर हैं, तो दूसरी तरफ शंभू बादल की सपनों से बनते हैं सपने, और फिर रमणिका गुप्ता की गीत अगीत। मतलब हर रचना में एक अलग ही दुनिया है। इससे साफ पता चलता है कि झारखंड की कविता कितनी विविध और जिंदा दिल हो चुकी थी। तो सबका निचोड़ क्या है? इन कवियों ने और इनकी कविताओं ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? आइए अब जरा उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। सीधी सी बात है, इन सभी कवियों ने मिलकर झारखंड में एक बहुत ही जीवंत और मजबूत साहित्यिक परंपरा की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर भी तैयार की, और यही बात इसे इतना जरूरी बनाती है। आज बात करते हैं झारखंड के लिटरेचर की, एक ऐसी साहित्यिक जमीन की जहां के उपन्यासों और नाटकों में ना इस पूरे इलाके की आत्मा बसती है, उसके संघर्ष और उसकी उम्मीदें, सब कुछ। तो शब्दों के जरिए इस कहानी को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, जब हम झारखंड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जंगल, खनिज, आदिवासी संस्कृति, है ना? लेकिन इस धरती की मिट्टी ने सिर्फ संसाधन ही नहीं दिए, बल्कि कहानियां भी दी हैं, और वो भी ऐसी कहानियां जो समाज का आईना है और वक्त के साथ लगातार अपना रूप बदलती रही हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, एक पहला कदम, है ना? तो झारखंड के हिंदी साहित्य की नींव भी कुछ ऐसे ही शुरुआती, कह सकते हैं साहसी प्रयासों ने रखी थी, और इन्हीं कोशिशों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा रास्ता तैयार कर दिया। देखिए, ये 2 साल और 2 नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। 1906 में आया रामचीत सिंह वल्लभ का नॉवल राजपूतानी शान,
और इसके ठीक 7 साल बाद 1913 में अनंत सहाय अखूरी का नाटक ग्रह का फेर। समझ लीजिए कि बस इन्हीं 2 रचनाओं ने झारखंड में हिंदी साहित्य की वो पहली ईंट रखी जिस पर आज एक पूरी शानदार इमारत खड़ी है। तो शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके बाद साहित्य सिर्फ कहानी कहने के लिए नहीं रहा, वो एक हथियार बन गया। जी हाँ, आज़ादी से पहले के जो लेखक थे उन्होंने अपनी कलम को समाज की बुराइयों के खिलाफ उठाया। अब लिटरेचर का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि सोए हुए समाज को झिंझोड़कर जगाना था। इस दौर में 2 बहुत बड़े नाम उभर कर सामने आए। एक थे रामदीन पांडे और दूसरे हवलदारी राम हलधर। एक तरफ पांडे जी विद्यार्थी और चलती पिटारी जैसे नॉवेल्स में समाज की नब्ज पकड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ हलधर जी कंगाल की बेटी में गरीबी का इतना असली, इतना दर्दनाक चित्रण कर रहे थे कि वो सीधा दिल में उतर जाए। और पता है कमाल की बात क्या है? दोनों ही पलामू से थे और उनकी कलम ने उस दौर की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रख दिया। और हाँ, इसी दौर में एक और लेखक थे, सत्यनारायण शर्मा, जिन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा। उन्होंने आत्महंता जैसा पूरा का पूरा नॉवल चिट्ठियों की शक्ल में लिख दिया। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ खतों के जरिए एक पूरी कहानी को बुन देना, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी प्रयोग था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसे झारखंड के हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। 1945 के बाद तो ऐसा लगा जैसे यहाँ रचनात्मकता की बाढ़ आ गई हो। इस दौर के लेखकों ने ऐसी ऐसी रचनाएं दी जिन्होंने लिटरेचर की दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। 21 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अकेले लेखक के लिखे हुए मशहूर नॉवेल्स की संख्या है। और वो लेखक थे डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। इन्होंने अकेले ही झारखंड के साहित्यिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। डॉक्टर प्रसाद का सफर 1935 में स्वयं सेवक से शुरू हुआ, फिर रंजना, बेड़ियां, अंकुश, हथौड़े की चोट जैसे कई मील के पत्थर आए। लेकिन 1948 में एक ऐसा उपन्यास आया जिसने सब कुछ बदल दिया, घेरे के बाहर। ये उनकी सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा विवादास्पद किताब बनी, जिसने उस दौर के समाज में जैसे एक भूचाल ला दिया था। एक आलोचक थे काली किंकर, उन्होंने इस नॉवेल को बस एक लाइन में समेट दिया था, एक विद्रोही लेखक की विवादास्पद कृति। बस यही एक वाक्य काफी है ये बताने के लिए कि उस नॉवेल का असर कितना जबरदस्त रहा होगा और उसने कैसा तूफान खड़ा किया होगा। अच्छा, इस गोल्डन एज के दूसरे महारथी थे राधा कृष्ण। अगर डॉक्टर प्रसाद समाज की जमीनी हकीकत पर लिख रहे थे, तो राधा कृष्ण अपनी कहानियों में जीवन के दर्शन और उसकी गहराइयों में उतर रहे थे। और वो सिर्फ नॉवलिस्ट नहीं थे, भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात जैसे दमदार नाटक लिखकर उन्होंने ये भी साबित किया कि उनकी प्रतिभा कितनी जबरदस्त थी। राधाकृष्ण का जो सबसे मशहूर उपन्यास है वो है रूपांतर। ये उपन्यास मानधाता और सौरभी ऋषि की एक पुरानी कथा के जरिए भोग और कर्म के बीच की लड़ाई को दिखाता है। मतलब दुनियावी सुख सुविधाओं और सही काम के बीच जो एक खींचतान हमेशा चलती रहती है, ये उसी की कहानी है। ये साहित्य की उस ताकत का बेहतरीन उदाहरण है जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो स्वर्ण युग के बाद क्या हुआ? इसके बाद तो झारखंड का साहित्य आसमान और भी ज्यादा रंगीन हो गया। मॉडर्न लेखकों ने नए नए विषयों को छुआ और उन आवाजों को एक मंच दिया जिन्हें पहले कभी ठीक से सुना ही नहीं गया था। ये दौर ना बिल्कुल एक बहुरूप दर्शक की तरह है, जिधर देखो नए रंग और नई कहानियां नजर आती हैं। आज के साहित्य की यही डाइवर्सिटी तो कमाल की है। एक तरफ रणेंद्र अपने उपन्यास गायब होता हुआ देश में आदिवासी पहचान के जरूरी सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रीता शुक्ल अग्नि पर्व में महिलाओं के नजरिए को सामने ला रही हैं। कोई विनोद कुमार की तरह समरशेष है में राजनीतिक आंदोलनों पर लिख रहा है, तो कोई जयनंदन की तरह श्रम एवं जयते में मजदूरों की जिंदगी की बात कर रहा है। मतलब हर लेखक एक नई दुनिया और एक नई आवाज है। तो इस पूरे सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, झारखंड की साहित्यिक विरासत बहुत गहरी है और सबसे बड़ी बात, ये जिंदा है। ये कोई गुजरे जमाने की भूली बिसरी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दास्तां है जो आज भी लिखी जा रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, इस कहानी के सफर को हम 4 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। सबसे पहले नींव के पत्थर रखे गए, फिर साहित्य समाज की अंतरात्मा की आवाज बना। इसके बाद वो सुनहरा दौर आया जिसने हमें यादगार रचनाएं दी। और आज तो यहाँ कई अलग अलग आवाजें मिलकर एक खूबसूरत कोरस, एक संवेद स्वर बना रही हैं।